नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहला चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरा चरण 11 नवंबर को जिन 122 विधानसभा सीटों पर है उनमें रोहतास का 7 विधानसभा सीट भी है। पिछली बार यह शाहाबाद का इलाका एनडीए के लिए बहुत ही बुरा परिणाम लेकर आया था। लोकसभा चुनाव में भी यहां एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा था। यही इस बार भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति फेल की थी। यही वो धरती है जहां पवन सिंह फेल किए थे। सवाल ये उठ रहा है कि ये सब लोग फेल किए थे क्यों, किसके कारण किए थे फेल। अगर हम इन सब बातों की समीक्षा करेंगे तो इस बार के परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। लक्षण जो विधानसभा रोहतास के 7 विधानसभा सीटों पर जिस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं उससे तो ये बात स्पष्ट दिख रही है कि परिणाम फिर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का या लोकसभा चुनाव 2024 का ही दोहराया जाने वाला है। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, किस दल की कौन सा समीकरण काम कर रहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहला विधानसभा सीट है चेनारी। चेनारी एक सुरक्षित विधानसभा सीट है जहां पिछली बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे मुरारी प्रसाद गौतम। मुरारी प्रसाद गौतम ने पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ललन पासवान को 18,000 वोटों से हराया था। 18,003 वोट का आंकड़ा था। यहां एलजेपी के उम्मीदवार को भी चंद्रशेखर पासवान को 18,074 वोट मिल गया था और श्याम बिहारी राम बसपा के उम्मीदवार को भी 12,864 वोट मिला था। चूंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और यहाँ जो रविदास समाज के लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती का भी असर रहा है। तो इस पिछली बार जो लोजपा ने वोट काटा था तो कहा जा रहा था शाहाबाद के इलाके में कि लोजपा ही भाजपा है। आपको पता है इसी जिले में सासाराम से रामेश्वर चौरसिया लड़ रहे थे लोजपा की टिकट पर बीजेपी के नेता। इसी जिले के दिनारा विधानसभा सीट से लोजपा की टिकट पर बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे। तो उसका लाभ यहां लोजपा को मिला था और परिणाम हुआ था क्या कि मुरारी प्रसाद गौतम जो है चुनाव जीत गए थे। अब मुरारी गौतम इस बार बीजेपी में है। इस बार कहां है? बीजेपी में है और उनका मुकाबला जो हो रहा है इस बार कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे वो जब बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बदला वहां से और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं मंगल राम। ठीक है, और ये मंगल राम वही है जो 2015 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 2015 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव हार गए थे 2015 में। ठीक है, तो ये मंगल राम जो 2015 में ही टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस बार जो आपको याद होगा 2015 में जदयू भी लड़ी थी। कहां से? आरजेडी के साथ तालमेल में। जदयू कांग्रेस और राजद का तालमेल था और बीजेपी का तालमेल था उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, याद है ना, आरएलएसपी के साथ। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो 2 एमएलए चुनाव जीते थे पिछली बार 2015 में, एक थे बसंत कुमार हरलाखी विधानसभा सीट से मधुबनी में और दूसरा यही ललन पासवान थे। तो ललन पासवान ने ही मंगल राम को हराया था। इस विधानसभा सीट में पासवान और रविदास राजनीति के 2 ध्रुव पे रहा करते हैं। ठीक है, ये स्थिति यहां भी है। ठीक है, अब उसके अलावे देखेंगे अगर तो इस बार जो स्थिति है उसमें इस विधानसभा सीट पर लोगों ने मुरारी प्रसाद गौतम जो बीजेपी में शामिल हुए थे बाद में फिर लोजपा में शामिल हुए और उनको सबक सिखाने के लिए लोगों ने ठाना हुआ है चेनारी में। ठीक, मतलब यहां वोटिंग जो है मुरारी गौतम के खिलाफ हो रहा है कि चूंकि मुरारी गौतम ने जनादेश का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको जब नीतीश कुमार के साथ सरकार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस सरकार में शामिल हुए तो मुरारी गौतम को मंत्री भी बनाया था। 2 ही मंत्री थे कांग्रेस से और उन 2 में एक मुरारी गौतम भी थे। ठीक है, उनको मंत्री बनाया। उसके बाद भी जो है ये
कांग्रेस को धोखा देकर चले गए। तो और ललन पासवान जिन्होंने 2015 में यहां से जीत हासिल किया था, वो भी अब कहां शामिल हो चुके हैं, महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं वो भी। तो उनका भी समर्थन किसको मिल रहा है, मंगल राम को मिल रहा है। छेदी पासवान जो बीजेपी के पूर्व में वहां से सांसद रहे, उनके पुत्र रवि पासवान, उनको आरजेडी ने समर्थन दिया है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भी महागठबंधन के पक्ष में ही जो है वो भी मामला है। उसके अलावा जो यादव मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है, सहनी समाज का जो कॉम्बिनेशन है, और साथ ही सीपीआई एमएल के कॉम्बिनेशन, कुशवाहा कॉम्बिनेशन, राजा राम सिंह कुशवाहा वहां से सांसद हैं, ठीक है। तो ये सब परिस्थितियां ऐसी हैं जो चेनारी विधानसभा सीट पर एक बार फिर मंगल राम को जिताती हुई दिख रही है और साबित ये कर रही है कि मुरारी गौतम का पार्टी बदलना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ये जो है ये नुकसानदेह साबित हुआ। तो चेनारी में कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं कि जीतती हुई दिख रही है चेनारी में, और वहां लोजपा के उम्मीदवार इस बार मुरारी गौतम हारते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा दूसरा विधानसभा सीट है जहां से महागठबंधन के उम्मीदवार अच्छी स्थिति में है। आरजेडी के, वैसे आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वहां इस बार सत्येंद्र कुमार शाह जेल से छूट के आए हैं, अभी जमानत मिला है उनको झारखंड पुलिस ने झारखंड में एक मुकदमे के सिलसिले में उनको गिरफ्तार हो गए थे, नामांकन के दिन ही गिरफ्तारी हो गई थी। और सत्येंद्र शाह का मुकाबला यहां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के साथ है, स्नेहलता कुशवाहा लड़ रही हैं वहां चुनाव, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, और स्नेहलता कुशवाहा का रास्ता में कांटा बनकर खड़े हो गए हैं अशोक कुशवाहा भी। अशोक कुशवाहा जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी की टिकट पर, बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर। मैंने पहले कहा कि वहां ये इलाका ऐसा है जहां की बसपा का प्रभाव है, विशेषकर जो रविदास जात समाज के लोग हैं उन पर प्रभाव है। और अशोक कुशवाहा पूर्व में विधायक रह चुके हैं 2015 में, 2020 में हार गए थे आरजेडी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता से। 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार राजेश गुप्ता चुनाव जीते थे, यहां से 26,423 वोट से अशोक कुशवाहा को हराया था। और अशोक कुशवाहा इसलिए हारे थे क्योंकि एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया ने वोट काट लिया था उनका, ठीक है। तो और 2015 में अशोक कुशवाहा जीते थे वहां पर जो है बीजेपी के जवाहर प्रसाद को हराकर। तो इस विधानसभा क्षेत्र में जहां कुशवाहा, यादव, मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण मतों की संख्या है, कुशवाहा मतों की संख्या है, वहां पर जन स्वराज ने विनय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। और ये विनय कुमार सिंह किसका वोट काटेंगे बताने की आवश्यकता नहीं है, राजपूत जाति से है तो वहां वोट निश्चित है एनडीए का कटेगा। और उपेंद्र कुशवाहा भी जो वहां राजनीति किया है उन्होंने रोहतास में, वो राजपूत और कुशवाहा की राजनीति किया है। दिनारा से आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया है, ठीक है। और यहां पर अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को चुनाव लड़वा रहे हैं। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि वैसे वोट उम्मीदवार के कारण, देख कितना बेहतर सोशल इंजीनियरिंग महागठबंधन ने किया है रोहतास में कि आरजेडी का उम्मीदवार कौन, सत्येंद्र शाह, बीजेपी का वैश्य वोट बैंक, मतलब आधार वोट माना जाता है बीजेपी का, वैश्य समाज से आ गया तो वैश्य का वोट काटेगा ही काटेगा। 50% लगभग वैश्य का वोट मिल गया उनको उम्मीदवार के नाम पर। इसके बाद यादव और मुसलमान का समीकरण जो आरजेडी का बेस वोट है वो ऐड किया, बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है वो बट रहा है, वो वोट जो है वो बट रहा है। अशोक कुशवाहा भी वोट काट रहे हैं कुशवाहा समाज का, स्नेहलता कुशवाहा लड़ रही है उपेंद्र कुशवाहा। और कुशवाहा राजनीति आप देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जब सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा वोट काट सकते हैं, चूंकि राजा राम सिंह कुशवाहा, इसलिए मैं कह रहा हूं राजा राम सिंह कुशवाहा चूंकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हैं, जहां जाति के आधार पर चुनाव राजनीति में कम भरोसा होता है। तो जब अशोक कुशवाहा, अगर हम बात करें जातिवादी नेता के में अंतर करें अगर, तो अशोक कुशवाहा अधिक जातिवादी होंगे सीपीआई एमएल के कुशवाहा नेता की तुलना में।
ठीक है। तो जब राजाराम सिंह कुशवाहा जीत गए उपेंद्र कुशवाहा से, तो अशोक कुशवाहा, स्नेहलता कुशवाहा, आप समझ रहे हैं, परिवारवाद का भी आरोप जो अब तक उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं लग रहा था, वह आरोप भी यहां लग रहा है। राजपूत का वोट कट रहा है, ठीक है, जनसुराज के साथ साथ ही सॉरी, एक और फैक्टर है मित्रों, ये जो रोहतास और कैमूर का इलाका है, बक्सर का इलाका है, चूंकि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं और जाति से ब्राह्मण हैं, और इन विधानसभा क्षेत्रों में, इस जिले में ब्राह्मणों का भी अच्छा खासा वोट है, तो प्रशांत किशोर के नाम पर ब्राह्मण जाति भी बटी हुई दिख रही है एनडीए में और जनसुराज में। इसका भी लाभ महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। एक दूसरा, सीपीआई-एमएल के साथ आने से, आरजेडी कांग्रेस के साथ सीपीआई-एमएल के आने से, सीपीआई-एमएल का जो कैडर वोट है और कैडर की ताकत है, जमीनी ताकत है, उसका लाभ भी महागठबंधन को मिल रहा है और ये लगभग हर विधानसभा सीट पर मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करगहर विधानसभा सीट, करगहर विधानसभा सीट से पिछली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर संतोष मिश्रा ब्राह्मण उम्मीदवार ने जनता दल यूनाइटेड के वशिष्ठ सिंह को हराया था, और तीसरे नंबर पर आए थे उदय प्रताप सिंह, राजपूत और कुर्मी समाज के नेता। वशिष्ठ सिंह पहले चुनाव जीत चुके हैं, उदय प्रताप सिंह हर चुनाव लड़ते हैं, इस बार बसपा से शायद हैं वो, हाँ, और साथ ही करगहर में पिछली बार लोजपा की टिकट पर राकेश सिंह भी लड़े थे चुनाव। इस बार जनता दल यूनाइटेड से वशिष्ठ सिंह लड़ रहे हैं, बसपा से उदय प्रताप सिंह, और सीपीआई ने यहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया है महेंद्र गुप्ता को। अब महेंद्र गुप्ता वहां किसका वोट काटेंगे? बीजेपी का वोट काटेंगे। महेंद्र गुप्ता किसका वोट काटेंगे? कई बार तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर, ठीक है, अब इस बात की पुष्टि तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता करेंगे, कई बार तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर जो ये आंतरिक खेल हो रहा है कि मतलब फ्रेंडली फाइट, तो कहीं ये भीतर खाने को रणनीति बनाकर तो नहीं खेली जा रही है। महेंद्र गुप्ता की उम्मीदवारी को देखकर समझ में आता है, ठीक है। खैर कई जगह ऐसा भी हो रहा है जब महागठबंधन के दल आपस में टकराने का फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखा है। खैर, तो यहां बसपा और सीपीआई के महेंद्र गुप्ता है, लेकिन अब एक उम्मीदवार है जनसुराज के संतोष पांडे, सॉरी रितेश पांडे, भोजपुरी फिल्मों के गायक हैं, भोजपुरी गीतों के गायक हैं रितेश पांडे। आप देखिए, संतोष से मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार, ठीक है, ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार है, ब्राह्मणों का वोट काटेंगे ही काटेंगे। प्लस कौन कौन वोट करेगा? प्लस करेगा सीपीआई-एमएल का वोट, प्लस करेगा यादव का वोट, प्लस करेगा मुसलमान का वोट, प्लस करेगा सहनी का वोट। लेकिन जो महागठबंधन विरोधी वोट है वो कहां बट रहा है? नीतीश कुमार के कारण कुर्मी का वोट बट रहा है, मतलब कुर्मी का वोट कहां जा रहा है? एनडीए को भी जाएगा और बसपा को भी जाएगा। उम्मीदवार के नाम पर दीजिएगा ना वोट, ठीक है, उसको भी जाएगा। ब्राह्मण का वोट बटेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार ब्राह्मण, उनको भी मिलेगा, रितेश पांडे को मिलेगा, प्रशांत किशोर के नाम पर रितेश पांडे को मिलेगा, है ना, ठीक है। तो वोट बट किसका रहा है और इकट्ठा किसका वोट है? उस वोट में तो कहीं टूटन नहीं है। यादव, मुसलमान, सीपीआई-एमएल का वोट, सहनी का वोट, इसमें कहीं विभाजन नहीं दिख रहा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं करगहर में भी महागठबंधन आरजेडी के उम्मीदवार, सॉरी कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष मिश्रा जीतते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दिनारा में चलिए, दिनारा में फिर पिछले बार का समीकरण, पिछले बार भी क्या हुआ था? जय कुमार सिंह जदयू के उम्मीदवार थे, राजेंद्र सिंह लोजपा के उम्मीदवार थे, दोनों बाबू साहब राजपूत जाति के नेता, ठीक है, और आरजेडी के विजय मंडल ने इन दोनों को पटकनिया मार दिया था। तो दिनारा को कहा जाता है कि राजपूत बहुल विधानसभा सीट है। इस बार वहां पर तीसरा राजबाबू साहब आ गए, आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव आरएलएम के टिकट पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की टिकट पर। पिछली बार आरएलएसपी से लड़े थे राजेश सिंह, उनको भी 18,368 वोट आया था पिछली बार। जेडीयू से लड़े थे जय कुमार सिंह, उनको मिला था 27,252 वोट। इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं जय कुमार सिंह। जय कुमार सिंह को लगता है कि जीतेंगे तो हम, नहीं तो किसी को जीतने नहीं देंगे। जब जब वो सीट
किसी के भी दूसरे के खाते में जाती है। जय कुमार सिंह चाहे पार्टी बदल कर हो, चाहे निर्दलीय हो, लड़ जाते हैं चुनाव। और इस बार आलोक कुमार सिंह के रास्ते में है। अब यहां पर क्या है कि आरजेडी ने फिर उम्मीदवार बदल दिया है। वहां इस बार विजय मंडल को टिकट नहीं दिया, आरजेडी ने टिकट दे दिया है नया उम्मीदवार शशि शंकर कुमार को। और यहां भी स्थिति यही है कि जय कुमार सिंह आलोक कुमार सिंह को हराने के लिए काफी है, काफी है। इतिहास निकाल कर देख लीजिए, ठीक है। और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर कितना काम किया लोकसभा चुनाव का, जो विधानसभा वार जो लीड है उसको निकाल कर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से महागठबंधन ने जहां भी जिस किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था या नए बदलते समीकरण में जो उम्मीदवार सेट नहीं कर रहा था, जैसे विजय मंडल, तो टिकट काट दिया, टिकट उम्मीदवार बदल दिया है, ठीक है। न केवल वहां बदला दिनारा में, बल्कि डेहरी विधानसभा सीट पर भी आरजेडी को लगा कि उनके फतेह बहादुर सिंह इस बार परेशानी पैदा करेंगे। बराबर उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते रहते हैं, बुरा बाल बात करते हैं, कई प्रकार की रामायण महाभारत पर सवाल उठाते रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से उनके खिलाफ गोलबंदी की स्थिति है। तो महागठबंधन ने डेहरी में उम्मीदवार बदल दिया, गुड्डू चंद्रवंशी को उम्मीदवार बना दिया है आरजेडी ने, और वहां पर एलजेपी के उम्मीदवार हैं राजीव रंजन सिंह। तो समीकरण पुराना है, सीधा मुकाबला है। डेहरी में जो समीकरण है उसके अनुसार यहां भी कोई परेशानी होने की संभावना जो है आरजेडी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी तब हारी है। यहां मित्रों याद रखिए, जब आरजेडी का वोट बटा है, जब बीजेपी ने वहां सत्यनारायण सिंह यादव को लड़ाया तो बीजेपी ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाया। अब क्या हो रहा है, आरजेडी बीजेपी के वोट में सेंध लगाती है। ये जो गुड्डू चंद्रवंशी, ये कहार जाति से आते हैं, ठीक है। रामेश्वर चौरसिया जब लड़े चुनाव तो जीते नोखा से, इसलिए जीते कि चूंकि वो जो वर्ग है, चाहे वो अति पिछड़ा में जो कहार जाती है, चाहे वो चौरसिया समाज है, ये सब समाज एंटी राजद रहे, एंटी माई रहे, माई यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन के खिलाफ वोट करने वाले जाति के रूप में इनकी साथ में, चूंकि इस इलाके में नीतीश कुमार की जाति के भी मत है। लव कुश का समीकरण जब तक मजबूत रहा, लव कुश समीकरण, बीजेपी का समीकरण और एंटी यादव मुस्लिम राजनीति जब तक मजबूत रहा, तब तक शाहाबाद भोजपुर का इलाका महागठबंधन से भागता रहा, महागठबंधन कमजोर पड़ता रहा। जब से ये टूटा है तब से, और ये इस चुनाव में भी दिख रहा है, 2020 विधानसभा चुनाव में दिखा, 24 लोकसभा चुनाव में दिखा, 25 विधानसभा चुनाव में भी दिख रहा है, और यही दिखा डेहरी में, यही देखा नोखा में फिर से एक बार अनीता देवी आरजेडी की टिकट पर लड़ रही है। नुनिया जाति जिसकी बात मैंने किया अभी, तो नुनिया जाति से आती है। पिछली बार नागेंद्र चंद्रवंशी जेडीयू के उम्मीदवार को हराई थी, ठीक है। इस बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। तो इनके साथ जो एडवांटेज क्या है अनीता देवी के साथ, कि मैंने बताया कि नोखा में जितना बेहतर सामाजिक समीकरण महागठबंधन ने तैयार किया सीपीआई-एमएल के आने के बाद, कुशवाहा जाति को साधने के बाद, और उस कुशवाहा को जो तोड़ा है महागठबंधन ने, उपेंद्र कुशवाहा भी अकेले छोड़िए ना, सम्राट चौधरी के साथ मिलके भी डिगा नहीं पाए हैं, हिला नहीं पाए हैं। और उसी का परिणाम है कि नोखा में भी जो है आरजेडी के उम्मीदवार एकदम कंफर्टेबल स्थिति में है, डेहरी की तरह ही। अब एक विधानसभा सीट है अंतिम जो काफी चर्चित है, काराकाट। यहां स्थिति थी कि एनडीए इस बार इस सीट को जीत सकती थी। सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह कुशवाहा के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, और सामाजिक समीकरण के अनुसार भी यहां पर एनडीए मजबूत पड़ रही थी। ब्राह्मणों का वोट है, राजपूतों का वोट है, पवन सिंह बीजेपी के साथ है, ठीक है। ब्राह्मणों का वोट है तो ब्राह्मण भी, राजपूत भी, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है यहां से,
सब कुछ था, जिस कारण से एनडीए यहां जीत सकती थी। और इस बार कुशवाहा वोट में बंटवारा के लिए जनता दल यूनाइटेड ने महाबली सिंह, जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनको चुनाव भी लड़वा दिया। अच्छी स्थिति में थे। प्राथमिक शुरुआत में जो है, जब चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हुआ तो महाबली सिंह सुरक्षित स्थिति में दिख रहे थे, बहुत ही अच्छी स्थिति में। हारना तय था अरुण सिंह कुशवाहा का, लेकिन एकाएक वहां से लड़ने आ गई ज्योति सिंह, पवन सिंह की पूर्व पत्नी। किसके इशारे पे आई, क्यों आई, किसको सबक सिखाने आई? लेकिन अब बताइए, ज्योति सिंह जिस प्रकार से वोट मांग रही है, खोइछा फैलाकर, कौन देगा वोट? सबसे पहले उनकी जाति के लोग ही देंगे ना, राजपूत ही देगा। तो जो खेला पवन सिंह ने कर दिया महागठ एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में, वही खेला कर रही है ना ये ज्योति सिंह। अब ज्योति सिंह पवन सिंह को सबक सिखाने के लिए आई हैं, उपेंद्र कुशवाहा को सबक सिखाने के लिए आई हैं, एनडीए को सबक सिखाने के लिए आई है, या बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आई हैं कि देखो पवन सिंह को ले लिए तो अब तुमको हम दिखाते हैं पवन सिंह का औकात और मेरा औकात। परिणाम समझ गए? तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है मित्रों यहां पर, उसमें आप इन 7 सीट पर लहर के रूप में आपको परिणाम मिलेगा, लहर के रूप में मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे कि 4 सीट जो है राजद के हिस्से जा रही है, सीपीआईएमएल को 1 सीट मिल रहा है काराकाट, राजद के हिस्से में जा रही है डेहरी, नोखा, दिनारा और सासाराम, ठीक है। और कांग्रेस को मिल रहा है चेनारी और करगहर। तय मान के चलिए, कोई शक नहीं है। अगर थोड़ा सा शक अगर कीजिएगा तो करगहर पर कर सकते हैं, इसके अलावे और सब सीट फाइनल है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।